हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर के कॉलेज जमुई, राजनीति विज्ञान के प्रथम पत्र राजनीतिक सिद्धांत के पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। यह पाठ 2020 के वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, अर्थात VVI क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का आगमन व्यवस्था विश्लेषण की तरह समाजशास्त्र के मार्ग से हुआ है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से ही इसका प्रयोग मानव शास्त्र में होने लगा था। राजनीतिक शास्त्र में इसका प्रचलन व्यवस्था की अवधारणा के प्रचलन के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ। कई विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को व्यवस्था विश्लेषण का ही एक रूप माना है। अनेक विद्वान मानते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का जन्म डेविड स्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण हुआ, लेकिन यह कथन पूर्णतः सर्वमान्य नहीं हो सकता। वैसे अधिकांश यह मानते हैं कि स्टन के निवेश निर्गत व्यवस्था के व्यवहारिक प्रयोग की कठिनाई कुछ हद तक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी रही है। संरचनात्मक प्रकारात्मक दो शब्दों से बना है, संरचना और प्रकार्य। संरचना किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रकार्यों का निष्पादन करने वाले व्यवस्थात्मक संगठन को संरचना कहा जाता है, और जब किसी संरचना में निरंतर होने वाले व्यवहारों के कारण उस संरचना के अस्तित्व को स्थिर रहने का सहारा मिलता है, तो उन क्रियाओं को प्रकार्य कहा जाता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की विशेषताएं। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। पहला, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम व्यवस्था विश्लेषण की इकाई के रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर बल देता है। दूसरा, यह व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए विशिष्ट कार्यों की शर्त का प्रतिपादन करता है। तीसरा, इस उपागम में व्यवस्था की विविध संरचनाओं में प्रकारात्मक आत्मनिर्भरता होती है। चौथा, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में संरचनात्मक प्रतिस्थापनता की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है। पाँचवां, इस उपागम में प्रकारात्मक और विक्रियात्मक संरचनाओं को भी मान्यता प्राप्त है, अर्थात एक ही संरचना एक समय में प्रकार्य और दूसरे समय में विकार्य करने की स्थिति में धकेली जा सकती है। इस उपागम की उपयुक्त विशेषताओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि आमंड का यह उपागम सामान्य पद्धति उपागम का विस्तृत रूप है। आमंड के इस उपागम की व्याख्या दो दृष्टि से की जा सकती है। पहला, संरचनात्मक पहलू, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। आमंड के मतानुसार हर राजनीतिक पद्धति को देखने पर उनमें 3 लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें संरचनात्मक लक्षण कहा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक संरचनाएं। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति। तीसरा, राजनीतिक अभिजन। आमंड ने संरचनाओं को भूमिकाओं का पुंज कहा है। उनका मानना है कि संरचनाओं द्वारा निभाई जाने वाली राजनीतिक भूमिका के संदर्भ में ही उसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति। इस उपागम में राजनीतिक संस्कृति आमंड की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए राजनीतिक चेतना, भावात्मक अभिमुखीकरण तथा समस्यागत मत को समझना आवश्यक है। राजनीतिक अभिजन। आमंड के अनुसार राजनीतिक अभिजन का अर्थ अभिजनों की उस भूमिका से है जिससे राजनीतिक संस्कृति में प्रतिबिंबित विभेदों और संघर्षों में समान समन्वय स्थापित करने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रकारात्मक पहलू, फंक्शनल एस्पेक्ट।
स्थायित्व और परिवर्तन की स्थितियों को में संरचनाओं की प्रक्रियात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आमंड ने प्रकारात्मक के 4 कार्यों का उल्लेख किया है: पद्धति की क्षमता, रूपांतर प्रक्रिया, पद्धति का अनुकरण और पद्धति का अनुकूलन। संरचनात्मक प्रकारात्मक व्याख्या में आमंड ने 3 चरणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला है निवेश, इनपुट। ईस्टन की तरह आमंड ने भी मांगों एवं समर्थनों का व्यापक व्याख्या किया है। मांगों को उन्होंने 4 भागों में बांटा है: वस्तुओं और सेवाओं की वितरण संबंधी मांगे, व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगे, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, संचार संबंधी मांगे जिनमें सूचना जानकारी प्राप्त करने संबंधी मांगे आती है। मांगों की तरह ही समर्थन को भी आमंड ने 4 भागों में बांटा है: भौतिकवादी समर्थन, आज्ञाकारिता के समर्थन, सहभागिता समर्थन, श्रद्धात्मक समर्थन। रूपांतर प्रक्रिया। दूसरा, आमंड की प्रकारात्मक दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें रूपांतर प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है: मांगों को निर्णय लायक बनाने की प्रक्रिया, मांगों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। आमंड ने 3 प्रकार के प्रकारात्मक प्रयोगों को राजनीतिक स्तर पर रूपांतर प्रक्रिया में मुख्य माना है। वे इस प्रकार हैं: हित स्वरूपीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थाएं अपनी मांगों को सरकार और राजनीतिक पद्धति के ध्यान देने योग्य बनाने का काम करते हैं। हित समूहीकरण। इसके अंतर्गत वैसे तरीकों का समावेश होता है जिनके द्वारा मांगें सत्ताधारियों के सामने विचार करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। राजनीतिक संचार। आमंड 5 प्रकार की संचार संस्थाओं को मानते हैं, जिसमें पहला कह सकते हैं अनौपचारिक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, जो कि अन्य संरचनाओं से अलग एवं स्वतंत्र रूप में संचालित होते हैं। परिवार जैसे परंपरागत सामाजिक संस्थाएं। व्यवस्थापिका जैसी राजनीतिक निर्गत संरचनाएं। राजनीतिक दल जैसी राजनीतिक निवेश संरचना। रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा, टीवी जैसे जनसंचार के साधन। आमंड का कहना है कि संचार की इन विभिन्न संरचनाओं से ही रूपांतर प्रक्रिया के लिए निवेश राजनीतिक पद्धति में प्रवेश करती है। तीसरा है निर्गत, आउटपुट्स। आमंड के अनुसार राजनीतिक पद्धति द्वारा लिए गए निर्णयों को निर्गत कहा जाता है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है: ए निकालने वाली निर्गत, बी विनियामक निर्गत, सी वितरण निर्गत, डी प्रतीकात्मक निर्गत। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आमंड ने अपने इस उपागम की व्याख्या स्पष्ट तथा विस्तृत रूप में किया है। यह उन कारकों पर विशेष जोर देता है जो राजनीतिक गत्यात्मक प्रक्रियाओं को सूत्र प्रदान करते हैं। इसके द्वारा सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और विज्ञान की तरह भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक आधारों पर इसकी आलोचनाएँ की हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, आलोचकों के अनुसार इस उपागम के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संरचना में होने वाले परिवर्तन का संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके द्वारा परिवर्तनों और उनसे पड़ने वाले प्रभावों की प्रकृति, तीव्रता तथा मात्रा के ज्ञान प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। दूसरा, यह उपागम मूलतः राजनीतिक व्यवस्था को ही इकाई मानकर चलता है। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा उनके प्रकारों का वर्णन नहीं करता। तीसरा, यह उपागम यथास्थितिवाद का समर्थक है। इसमें प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करने की बात की गई है, जिससे दुनिया में साम्यवाद व्यवस्था का प्रसार न हो तथा अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था को कोई आघात नहीं पहुँचे।
चौथा, आमंड के सिद्धांत में राजनीतिक संरचना और राजनीतिक कार्यों के बीच संबंध बैठाया गया है। वह वास्तव में आब्रम कार्डिनर के शब्दों में प्रकारात्मक उद्देश्य का भ्रम है। नेक्स्ट, यह उपागम वास्तविकता के निकट अवश्य माना जाता है, परंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है कि राजनीतिक परिस्थिति में निरंतर होने वाले परिवर्तन राजनीतिक परिस्थिति के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक। नेक्स्ट, यह उपागम कुछ विशेष संरचनाओं की अंतर्निर्भरता की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाता। इस उपागम की सहायता से यह जानना कठिन हो जाता है कि कौन से संरचना कौन से प्रकार को निष्पादित करते हैं। निष्कर्ष, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की उपयुक्त कमियों तथा आलोचनाओं के बावजूद इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसने राजनीतिक परिस्थिति के सामान्य सिद्धांत को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इसने राजनीति शास्त्र के विश्लेषण को वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप देने के उद्देश्य से नए उपकरण की खोज की है। धन्यवाद।